अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीयू स्टडी वर्ल्ड। आज हम MGT 402 का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम का ही कंटिन्यू पार्ट है। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ा था कि अगर नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो इट रिक्वायर्स नो सेपरेट कैलकुलेशन, तो उसको हम सेपरेट कैलकुलेशन उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसमें हम क्या करते थे कि जो यूनिट्स लॉस हो गए हैं उसको हम जो गुड्स यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे उसकी कॉस्ट उसमें ऐड आउट कर देते थे, यानी जो यूनिट लॉस हुए थे उसकी अलग से हम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते थे। आज हम इसका सेकंड यहाँ पर पढ़ेंगे कि नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट के बाद जब सेकंड या थर्ड डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे वन लाइन डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉर्मल लॉस इज सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट is the expected loss of units during processing after the first department whose cost is absorbed by the remaining goods units। यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो तो लॉस यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं और कॉस्ट सिर्फ गुड्स यूनिट्स पर डिवाइड होती है। जो लास्ट में हम कॉस्ट निकालते थे वो सिर्फ गुड्स यूनिट्स पर डिवाइड होती थी। लेकिन अगर नॉर्मल लॉज डिपार्टमेंट टू या किसी भी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट टू को पहले डिपार्टमेंट से यूनिट्स ऑलरेडी कोस्ट के साथ रिसीव होती हैं, यानी उसकी कोस्ट भी रिसीव होती है हमें। अगर कुछ यूनिट्स डिपार्टमेंट टू में लॉस्ट हो जाती हैं तो पहले डिपार्टमेंट की कोस्ट अब भी सेम ही रहेगी, लेकिन यूनिट्स कम हो जाते हैं हमारे पास। इस वजह से प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कोस्ट जो हम निकालते हैं वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कि डिपार्टमेंट वन ने क्या हमें भेजा था, 20,000 यूनिट्स भेजे हैं। टोटल कॉस्ट उनकी 3,90,000 है। अब बिफोर लॉस से पहले जो यूनिट कॉस्ट उसकी क्या आई है वो 90.50 आई है। अब यहाँ पे ये सारा जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको बता रही हूँ मैं एग्जाम शॉर्ट वे में। ठीक है, अब डिपार्टमेंट टू में 500 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो गई हैं। अब रिमेनिंग यूनिट्स कितने थे, 20,000, उनमें से 500 हमने निकाल लिए तो 19,500 हमारे पास यूनिट्स बच गए हैं। अब उनकी यूनिट कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, 20। मतलब पहले यूनिट कॉस्ट 90.50 आई थी, लेकिन लॉस के बाद उसकी यूनिट कॉस्ट हमारे पास क्या आई है, 20 आई है। अब 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी कहते हैं, इसी को हम जो कहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट वन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ लॉस यूनिट्स। अब जो लॉस यूनिट हुए हैं उसको हमने कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है ना। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट्स इज द इंक्रीज इन प्रीवियस डिपार्टमेंट यूनिट कॉस्ट ड्यू टू नॉर्मल लॉस इन द करंट डिपार्टमेंट। यानी क्या होता है कि हम इसको जब एडजस्ट करते हैं तो क्या होता है इसमें कि प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो यूनिट कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझे कि पहले हम क्या करते थे कि डिपार्टमेंट वन में जो यूनिट लॉस्ट हुए थे उसको इग्नोर कर देते थे, उसको अलग से कोई उसकी कॉस्ट नहीं निकालते थे, उसको कहीं भी एडजस्ट नहीं करते थे। लेकिन अगर डिपार्टमेंट टू के अंदर नॉर्मल लॉस हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं कि या तो उसको यूनिट कॉस्ट में ऐड कर, यूनिट कॉस्ट उसकी दोनों की मेजर करते हैं कि बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इतना डिफरेंस आया है तो हमें पता चल जाएगा तो यूनिट लॉस्ट यूनिट की कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, और दूसरा हम ये करते हैं कि लॉस्ट ऑफ यूनिट्स के उस मेथड को हम अलग से निकाल लेते हैं कि जो लॉस्ट यूनिट्स हुए हैं उनकी कॉस्ट हम अलग से कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड बताएगी, इनको अपने ध्यान से कर लेने के। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, यूनिट कॉस्ट हम देख लेंगे कि आफ्टर एडजस्टमेंट के हमने जो यूनिट लॉस्ट हुए हैं उनको जब एडजस्ट कर लिया है तो आफ्टर आफ्टर एडजस्टमेंट यूनिट कॉस्ट क्या आई है, और सबसे पहले कि बिफोर एडजस्टमेंट हमारे पास क्या थी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ यूनिट कॉस्ट का कि इसमें हम क्या करते थे, इसमें जो टोटल कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करते थे यूनिट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट उसको हम डिवाइड करेंगे रिमेनिंग गुड यूनिट से। तो सबसे पहले हमारा यूनिट कॉस्ट जो आफ्टर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट हमने कर ली है उसके बाद हमारा ये आया। और बिफोर एडजस्टमेंट हमारे पास यूनिट कॉस्ट ये आई थी। अब दोनों को माइनस किए तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, एडजस्टमेंट हमने कितने किए हैं, लॉस यूनिट्स के 0.25 की। तो ये फर्स्ट मेथड था। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड है लॉस यूनिट्स कॉस्ट मेथड, यानी जो यूनिट्स लॉस्ट हो गया उनका हमने कॉस्ट निकाल लेनी है। अब सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे। जो लॉस्ट यूनिट्स हमारे पास आए हैं जो कि यहाँ पे 2000 है, उसको हम प्रीवियस डिपार्टमेंट यूनिट कॉस्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास 7500 है। अब इसका मतलब क्या है कि जो 7500 है ये वो कॉस्ट है जो लॉस्ट यूनिट्स अपने साथ लेके ली थी।
लेकिन क्योंकि नॉर्मल लॉस है, ये कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, ये नॉर्मल लॉस है ना, इस वजह से जो रिमेनिंग बाकी यूनिट्स पड़े हुए हैं ना, तो उनमें हमने ये कॉस्ट को क्या करेंगे, वो यूनिट्स ये एब्जॉर्ब कर लेंगी ये कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें यही बताया कि एडजस्टमेंट पर यूनिट के पर यूनिट तो कितनी कॉस्ट जो नॉर्मल लॉस की वजह से जो कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी वो कितनी करेगा। तो पर यूनिट पे जब हम 7.5 इसको हम डिवाइड करेंगे इस पे, तो हमारे यहाँ पे आएगा 0.25। मतलब क्या हो गया कि एडजस्टमेंट पर यूनिट है कि पर यूनिट इतनी एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। कि अब डिपार्टमेंट टू में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट वन में 600 सोप्स डिपार्टमेंट टू को ट्रांसफर कर दी हैं एंड ऑफ वीक में, यानी वीक के एंड में। अब डिपार्टमेंट टू में क्या हो रहा है कि जो 450 सोप्स है ना, वो कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, यानी उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया गया, वो कंप्लीट है। अब जो 100 यूनिट्स हैं वो वर्किंग प्रोसेस में है, और जो 50 यूनिट्स है ना वो लॉस हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो लॉस यूनिट है वो नॉर्मल लॉस है हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल लॉस के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि जो नॉर्मल लॉस होता है ना, उसकी हम कोई सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करते। तब इसकी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। इसमें ना ही कोई हम इक्विवेलेंट यूनिट्स उसके निकालते हैं। जो उसकी कॉस्ट होती है ना, वो गुड्स यूनिट्स में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है इनडायरेक्टली। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक मैंने फ्लो बनाया हुआ है, इसमें आपको आपने की आसानी के लिए आपने इसको ध्यान से एक पूरा कंसेप्ट याद रखना है नॉर्मल लॉस का और एब नॉर्मल लॉस का। जब एब नॉर्मल लॉस में हम उसको कैलकुलेट करेंगे सेपरेट से, देखिए नॉर्मल लॉस है तो इसकी हम कोई से सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब इसका सोल्यूशन भी देखते हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं जो हम लास्ट वीक लेक्चर से हम देखते आ रहे हैं। अब सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल का बताया गया है कि क्वांटिटी शेड्यूल में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कितने यूनिट्स आए थे हमारे पास, कितने हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे टोटल जो यूनिट्स होंगे ना, अब इसके यूनिट्स हम बताएंगे कि हमारे पास 600 पीसेस मतलब 450 हमारे पास अभी कंप्लीट हैं, वर्क इन प्रोसेस में 100 है, और 550 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। टोटल हमारे पास कितने हो गए 60। जो 60 फर्स्ट डिपार्टमेंट से हमें आए थे वही हम 600, सॉरी 600, जो 600 हमें फर्स्ट डिपार्टमेंट से आए थे वही 600 यहाँ पे हमने टोटल कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कॉस्ट एक्यूमुलेटेड इन द डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट की है। तो यहाँ पे सारी कॉस्ट हमें दी गई थी, जो डिपार्टमेंट वन से भी आई है, जो डिपार्टमेंट टू ने भी यूज किया, तो 970 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि जो यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस हैं, तो उनका उनका जो कंप्लीशन परसेंटेज हमें दिया हुआ है उसको यूज करके उसकी हम कॉस्ट एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आपने वैल्यू पुट करनी है, तुम्हारे पास ये आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास यूनिट कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर। अब सबसे पहले डिपार्टमेंट वन की टोटल कॉस्ट 540 थी, उसको उसके इक्विवेलेंट यूनिट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हम अ, यहाँ पर हमने सब अलग सबके लिए अलग अलग निकाल लिया यूनिट कॉस्ट, इनको टोटल किया, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई है 1.8035। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर स्टेप वाइज में हम क्या करते हैं कि अब आप देखें कहीं भी हमने ना इक्विवेलेंट यूनिट्स में ना यूनिट कॉस्ट में भी कहीं कहीं में भी हमने जो नॉर्मल लॉस यूनिट हुए हैं उसको कैलकुलेट नहीं किया। ये इनडायरेक्टली खुद ही हमारे क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना उसके अंदर। अब यहाँ पे अपॉर्चमेंट का मतलब है कि टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड करने की कॉस्ट कहाँ कहाँ जाएगी, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग में जब एक डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होता है तो हमें डिसाइड करना होता है कि कितनी कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स की है, कितनी कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस की यानी इनकम्प्लीट यूनिट्स की है, और अगर लॉस हुआ है तो उसकी यूनिट्स उसकी कॉस्ट कितनी है और कहाँ जाएगी। मतलब ये है कि जब यहाँ पे जब नॉर्मल लॉस के अब नॉर्मल लॉस की जब बात होगी तो उसका यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे नॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं साथ में। तो इस वजह से यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाला हुआ है कि कितनी नंबर ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में पहले हमने डिवाइड किया निकाला हुआ है कि यानी कि जो कंप्लीटेड यूनिट्स में कितनी कॉस्ट जाएगी। तो सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स को टोटल यूनिट कॉस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 812 हमारे पास आ गए, यानी जो कंप्लीट यूनिट्स हुए हैं उनकी कॉस्ट इतनी आएगी। जो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं उनका ही मैंने फार्मूला साथ लिखे हैं, उसको अपने हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 158 आई है। जो इनकम्प्लीट यूनिट्स जो टोटल हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई है 812, और 158 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 970 आ गई है। तो ये पूरी एग्जाम्पल थी। अब नॉर्मल लॉस हमारे पास हो जाए तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम अलग से कैलकुलेट नहीं करते, खुद ही एडजस्ट हो जाता है हमारे पास इसके अंदर
जो कॉस्ट ऑफ जो मतलब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है ना उसके अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बताया गया कि नॉर्मल लॉस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, कि जब नॉर्मल लॉस प्रोसेस के एंड में हो तब हम क्या करते हैं। Abnormal loss at the end of process is the expected loss of units identified during final inspection after all production costs have been incurred. यानी क्या है कि पहले जब हमने नॉर्मल लॉस पढ़ा था वो प्रोडक्शन के बीच में होता था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सारी कॉस्ट यानी मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड लग चुकी होती हैं, एंड में क्वालिटी इंस्पेक्टर चेकिंग करता है तो कुछ यूनिट्स खराब निकलती हैं। इन यूनिट्स को नॉर्मल लॉस एट द एंड ऑफ प्रोसेस कहते हैं हम। यानी कि इसमें डिफरेंस क्या आपने बात याद रखनी है कि अगर नॉर्मल लॉस प्रोसेस के स्टार्ट या मिडल में हो तो लॉस यूनिट्स को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं हम, रिमेनिंग गुड यूनिट्स कॉस्ट एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस एंड में आइडेंटिफाई हो तो लॉस यूनिट्स को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। लॉस की कॉस्ट सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स बियर करती हैं हमारे पास, जो एंडिंग वर्किंग प्रोसेस लॉस की कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है ना। तो आपने ये दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है कि जब नॉर्मल लॉस स्टार्ट या मिडल में हो तब हम क्या करते हैं। जो हमने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा था ना, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि लास्ट या स्टार्ट में हो रहा था नॉर्मल लॉस, लेकिन अगर जब एंड में होगा तो उसको हम कैसे डील करते हैं कि उसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं, और जो लॉस की कॉस्ट होती है वो सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स ही बियर करते हैं। ठीक है, तो आपने इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स का फार्मूला यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कंप्लीटेड यूनिट्स भी हम ऐड करेंगे, एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इक्विवेलेंट यूनिट्स भी ऐड करेंगे, और नॉर्मल लॉस यूनिट्स भी इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड आउट हो जाएंगे। अब इसके यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन बताया गया है। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल है यहाँ पे, इसके बाद कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट यानी कितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट की है डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, यानी कॉस्ट अकाउंटेड ऐसे यहाँ पे की है कि सारे डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लगी है। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप्स है कि इक्विवेलेंट जो यूनिट्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए। अब यहाँ पे देखिए जो 500 यूनिट लॉस्ट हुए ना उसको भी हमने ऐड किया है। कंप्लीटेड यूनिट्स इतने हैं, जो वर्क इन प्रोसेस में है वो इतने हैं 80% कंप्लीशन क्राइटेरिया के साथ, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए हैं, 19,300। ठीक है, अब कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली है। इसके बाद कॉस्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे भी हमने निकाली कि कितनी। अब यहाँ पे देखो एट कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूनिट, जब 500 यूनिट लॉस्ट हुए थे उसके यहाँ पे इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे आ गई है हमारे पास। ठीक है, लॉस्ट यूनिट की कॉस्ट भी इतनी आई है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हमने निकाल ली है, पर यूनिट की इतनी आ गई है, यूनिट कॉस्ट हमारे पास इतनी आ गई है। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट से लॉस को क्यों बियर करेंगे। अब क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो क्वालिटी इंस्पेक्शन पार्ट्स कर चुकी होती हैं, लेकिन जो वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स होते हैं ना वो भी कंप्लीट नहीं होते, उनकी इंस्पेक्शन अभी बाकी होती है, इसीलिए जो वर्क इन प्रोसेस में लॉस इंक्लूड हम नहीं कर सकते। इसलिए जो कंप्लीटेड यूनिट्स है ना, जो जिनको क्वालिटी इंस्पेक्शन पास कर चुकी है वही ये लॉस को बियर करेंगे। यही यहाँ पे इस्लाम में बताएंगे कि वे अंटिल स्टिल work in process are not yet to pass the inspection. Of course, and units still in process includes spoiled units as well, क्योंकि उसके अंदर भी तो स्पॉइल यूनिट अभी हो सकते हैं जो वर्किंग प्रोसेस में है, तो इस वजह से हम उनके ऊपर वो ये को लॉस बियर नहीं कर सकते। कौन ये लॉस बियर करेगा, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गए हैं और इंस्पेक्शन से पास हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात बताई गई है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि मैनी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो प्रोसेस इन अ डिपार्टमेंट आर चेक एट अ डेफिनेट स्टेट बिफोर द एंड ऑफ द प्रोसेस, कि एंड ऑफ प्रोसेस से पहले ही वो क्या करते हैं कि डेफिनेट हर स्टेज पे वो चेक करते हैं कि कोई लॉस कितना हुआ है, ताकि उसको पहले एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक है, लास्ट में लास्ट की बजाय से एट 75% और 90% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, यानी अभी जब 75% कंप्लीट हो चुके हैं हमारे प्रोडक्ट्स, अभी हम चेक कर लेते हैं कि कितना लॉस हुआ है, या फिर 90% के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ना है। नॉर्मल लॉस के बारे में हमने बहुत डिटेल से देख लिया, उसको सोल्व भी कैसे करते हैं वो भी देख लिए। अब हम एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ेंगे। एबनॉर्मल लॉस इज द अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ यूनिट्स दैट डज नॉट अराइज अंडर एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। यानी एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, यानी कि फैक्ट्री नॉर्मली काम कर रही हो तो ये लॉस नहीं होना चाहिए, ये किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। अब यहाँ पे इसके कुछ काजेस बताए गए हैं एबनॉर्मल लॉस के, डिफेक्टिव मटेरियल्स,
पुअर वर्कमैनशिप, मशीन ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट, केयरलेसनेस, ये कुछ वजूहत हैं एबनॉर्मल लॉस की। यानी अगर मैं आपको इसकी सिंपल एक एग्जांपल बताऊं कि अगर फैक्ट्री में नॉर्मली 100 यूनिट्स लॉस एक्सपेक्टेड थे हमारे पास, कि नॉर्मल ऑपरेशंस पे इतने लॉस एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड थे हमारे पास, लेकिन अगर 150 यूनिट्स लॉस हो जाए तो एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स है ना वो हमारा एबनॉर्मल लॉस कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बारे में एक डिफरेंस आपको बता रही हूँ, भी आपने ध्यान से रखना है कि नॉर्मल लॉस में जो लॉस होता है ना वो एक्सपेक्टेड होता है, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे पास। जो नॉर्मल लॉस है वो प्रोडक्शन का नॉर्मल पार्ट होता है, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो इनएफिशिएंसी की वजह से होता है। इसी तरह जो नॉर्मल लॉस है वो गुड यूनिट कोर्स एब्जॉर्ब करती है हमारे पास। ठीक है। जो एबनॉर्मल लॉस है वो गुड यूनिट कोर्स एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है। और जो नॉर्मल लॉस है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है हमारे पास, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो सेपरेट लॉस अकाउंट में शो होता है हमारे पास। इसीलिए ठीक है, आपने इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना दोनों का डिफरेंस अब आपने ध्यान से कर लेना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि एबनॉर्मल लॉस रिप्रेजेंट्स इनएफिशिएंसीज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी जो इनएफिशिएंसीज होती हैं जो मैंने पीछे यहाँ पे बताई है कि पुअर वर्कमैनशिप है, मशीन ब्रेक डाउन है, कुछ इनएफिशिएंसी हो जाती है, जो उसका नतीजा होता है हमारे पास जो एबनॉर्मल लॉस होता है। देयरफॉर इट इज improper टू ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स। यानी फिर क्या होता है कि इसमें ये इम्प्रॉपर होता है हमारे पास कि इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स के तौर पर हम इसको लें। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट का एक अलग तरीका होता है एबनॉर्मल लॉस का। यानी कि एबनॉर्मल लॉस को प्रोडक्ट की नॉर्मल कॉस्ट में हम इंक्लूड नहीं करते, इसको अलग लॉस ट्रीटमेंट करते हैं इसका, क्योंकि ये मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी शो करता है, मैनेजमेंट को इस पर एक्शन लेना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको हम अलग से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर ऐड हम नहीं करते। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बताया भी गया कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज सेपरेट अनफेवरेबल आइटम। तो आपने ये बात ये की पॉइंट याद रखना है कि इसको हम सेपरेट अनफेवरेबल आइटम के तौर पर इसको हम ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बताया कि मैंने अभी आपको बता दी कि इसकी हमें क्यों ट्रीटमेंट जरूरी होता है, क्योंकि इनएफिशिएंसी की वजह से होता है, और इसको मैनेजमेंट का इमीडिएट एक्शन अटेंशन जरूरी होती है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, अब इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे तो ये सही से समझ आएगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है हमारे पास। अब मिनी सोप कंपनी ने डिपार्टमेंट 1 में 1000 सोप का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। अब एंड ऑफ वीक पे क्या हो रहा है कि जो 600 सोप है वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होंगे हमारे पास। जो 300 सोप्स हैं अभी प्रोसेस में, यानी वर्किंग प्रोसेस में, अभी कंप्लीट नहीं हुए। और जो 100 सोप्स हैं वो एब नॉर्मल लॉस हो गई, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है। अब यहाँ पे कोस्ट कंप्लीशन हम देखते हैं। यानी जो कॉस्ट का कंप्लीशन परसेंटेज हमें दिया गया था, मैंने यहाँ पे इजी वे में लिख दिया है कि वर्क इन प्रोसेस में 300 सोप से तो डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने 100% कंप्लीट कर लिया। जो कन्वर्जन कॉस्ट थी वो 75% कंप्लीट थी। इसी तरह एब नॉर्मल लॉस में देखे 100 सोप थे एब नॉर्मल लॉस में, तो उन्होंने जो डायरेक्ट मटेरियल वो 100% कंप्लीशन कर लिया, यूज कर लिया। जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 50% कंप्लीट है। यहाँ से समझ नहीं आया तो मैंने सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो 860 की यूज हो रही है। अब हमने क्या करना है कि कंप्यूट इक्विवेलेंस यूनिट प्रोड्यूस एंड अपॉर्चनमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉस्ट टू फिनिश गुड्स फॉर प्रिपरेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या है हमने बनानी है, और यहाँ पे इसके साथ हमने एब नॉर्मल लॉस को भी क्या करना है, काउंट करना है, उसका भी हमने सोल्व करने के उसको हम कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेप उन्होंने नहीं बताया, स्टेप 3 से स्टार्ट में उन्होंने भी यही से बोला हुआ था कि कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो यहीं से हमने स्टार्ट किया। बाकी स्टेप्स आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है, हम पिछले 2 लेक्चर से कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है ना, उसका फार्मूला यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस वर्क इन प्रोसेस इक्विवेलेंट यूनिट्स और एबनॉर्मल लॉस इक्विवेलेंट यूनिट्स को हम क्या करेंगे, उन तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मटेरियल के लिए पहले कंप्लीटेड और 600 थे, कंप्लीटेड यूनिट 600 थे हमारे पास। इसी तरह जो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस में तो उसका कंप्लीशन रेट हमने लगा लिया, और जो एबनॉर्मल लॉस था उसका भी कंप्लीशन रेट के साथ उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। इस 1000 यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास। सीधा डायरेक्ट लेबर के लिए हमने यूज कर लिया, वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर। बस यहाँ पे जो डायरेक्ट कन्वर्जन कॉस्ट 50% थी इसके लिए, एबनॉर्मल लॉस के लिए, और 75% थी हमारे पास
इसके लिए जो वर्किंग प्रोसेस में थे, और जो 6 से 100 थे वो कंप्लीट थे, उसको हम 600 यूनिट से हम लिखेंगे। तो इन तीनों को हमने कैलकुलेट कर लिया, फार्मूला मैंने साथ लिखा है। आपने एक बार खुद से जब पेपर पे आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जब यूनिट कोस्ट हमने निकाल लिया, इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, टोटल कोस्ट का हमने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ, जो हमने यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो यूनिट कोस्ट हमारे पास 0.9 11 12 आ गई है। अब यहाँ पे अपॉर्चनमेंट ऑफ द यूनिटेड कोस्ट को हमने क्या करने का, डिवाइड करने से टोटल कोस्ट आई थी ना हमारे पास, उसको हमने अब डिवाइड करने कंप्लीटेड यूनिट्स में, वर्किंग प्रोसेस में और एबनॉर्मल यूनिट्स में भी हम इसको अब डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स में हमने डिवाइड किया है, तो इसका फार्मूला क्या है कि कंप्लीटेड यूनिट्स को टोटल यूनिट्स को से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट को कैसे हम डिवाइड करेंगे, कि पहले वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स में जो मटेरियल की यूनिट कॉस्ट थी उसको मल्टीप्लाई किया, लास्ट इन तीनों को इस तरह हमने सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए, लास्ट में हमने इसको ऐड कर लिया, तो वर्क इन प्रोसेस में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, 242 की। इसी तरह जो एबनॉर्मल लॉस है, इसको भी हमने क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको भी हमने अब कैलकुलेट किया अलग से, तो इसकी भी कॉस्ट हम निकालेंगे लास्ट पे जब हम कॉस्ट को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस में देखिए कि इसका फार्मूला मैंने यहाँ साथ लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट कंप्लीशन कॉस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल के लिए वही लगाया, फिर डायरेक्ट लेबर के लिए लगाया, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए लिखा, तो इनको ऐड किया तो 71 आ गए। तो इस तरह इन तीनों को ऐड किया तो टोटल हमारे पास 860 की कॉस्ट आ गई, जो कि हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पे मेरे फ्लो आपके लिए लिखा हुआ है कि जो कंप्लीटेड यूनिट्स है वो हमारे पास नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो वर्क इन प्रोसेस में वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाएंगे, और जो एबनॉर्मल लॉसेस को हमने सेपरेट, वो सेपरेट लॉस अकाउंट अकाउंट में जाएंगे। तो फिर वो मैनेजर देखेंगे सेपरेट लॉस अकाउंट को कि कितना लॉस हमें एबनॉर्मल यूनिट्स की वजह से आ रहा है, तो फिर उस पर वो स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और मजीद प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे इसको आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे सब में। हमने ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ही हमने प्रिपेयर करनी है, तो हमने यहाँ पर सब देख लिया कि अगर नॉर्मल लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉस होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल के साथ समझाया, इसलिए वीडियो की लेंथ जो थोड़ी इंक्रीज हो गई है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप इसको एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिएगा सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और मेरे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाजमी लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे कल। टिल देन गाइस, अल्लाह हाफिज।